आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये हम कैसे पता करेंगे? उसके टेम्परेचर को मेजर करके। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर टू टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज किया जाता है। देखिए, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उसके ऊपर रेंज बनी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं। उस पर लिखा होता है कि जो मिनिमम बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन कर सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर वो है 35 डिग्री सेल्सियस, एंड जो मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर नोट कर सकता है, मेजर कर सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर वो है 42 डिग्री सेल्सियस। अगर इस रेंज को फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो है 94 से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं ये दो तीन तरीके के होते हैं। देखिए, आपने थर्मामीटर देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स की शॉप पर, जो आपका ग्लास का होता है उसके ऊपर की तरफ भी रीडिंग लिखी होती है और नीचे की तरफ भी रीडिंग लिखी होती है। जो ऊपर की तरफ डिग्री लिखी होती है वो सेल्सियस में लिखी होती है और जो नीचे की तरफ डिग्री लिखी होती है वो फ़ारेनहाइट में लिखी होती है। हमने पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर नोट करता है। मिनिमम क्या है 35 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट क्या है 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 94 है मिनिमम, जबकि 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर एक मरकरी होता है। जब किसी ह्यूमन को फीवर होता है तो ये अपने मुंह में डालता है थर्मामीटर को, उसके बाद 1 मिनट में देखता है। जिस रेंज पर आकर मरकरी रुक जाता है उस पॉइंट की रीडिंग को नोट कर लेते हैं। उससे पता चलता है कि इतना टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। अब यहाँ पर आपने देखा होगा आपने उसमें कि 37 रेड कलर में लिखा होता है। इसका मतलब है कि एक हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, होता क्या है कि इस थर्मामीटर में मरकरी होती है और ये कांच का बना होता है तो इसके टूटने का भी डर होता है। और जो मरकरी होती है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए अब अलग अलग तरीके के थर्मामीटर्स आने लगे हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। देखिए, एक प्लास्टिक का थर्मामीटर आता है, वो मरकरी उसमें नहीं होती है और वो कांच का नहीं बना होता, उसे इजिली यूज कर सकते हैं। और जो अभी मैंने ये इस तरह से बनाकर दिखाया और बताया, जो आपका ग्लास का बना होता है उसमें जो टेम्परेचर है वो हर किसी को नोट डाउन करना नहीं आता है, लेकिन जो प्लास्टिक में आता है उसमें टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं यार इजिली। उसके डिस्प्ले पर ही एक टेम्परेचर लिखा आता है। मान लीजिए किसी का है 98 पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट तो वह लिखा आ जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी का 100 है तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी इसको इजिली यूज कर सकता है। देखिए, अभी हमने ये सब पढ़ा था कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस है। कितने लेवल के टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे आगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है वो बिल्कुल क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ये जो इसकी रेंज होती है ये बहुत ज़्यादा होती है टेम्परेचर को मेजर करने की। ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर करते हैं। देखिए, ये होता तो क्लिनिकल थर्मामीटर, लेकिन जो लाइब्रेरी थर्मामीटर होता है वो दिखने में वैसे ही होता है, ग्लास रॉड की तरह, क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह। बस उसमें क्या होता है कि वो दिखने में उससे बड़ा होता है और जो उसके ऊपर टेम्परेचर की रेंज होती है वो उसके होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, दिखने में भी वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें भी वैसे स्केल्स बने होते हैं। देखिए,
अब यह है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसका यूज़ क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, पर इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? देखिए, जितने भी जो लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, मेटल्स, इन सबको मिलाकर जो नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके भी टेम्परेचर को मेज़र करना पड़ता है। ठीक है, उनके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आप देखते हो कि डेली हमें पता चलता है कि आज दिन का टेम्परेचर इतना है, रात का टेम्परेचर इतना था, कल टेम्परेचर इतना हो सकता है। तो वो जो टेम्परेचर होता है ना, वो भी लेबोरेटरी थर्मामीटर से ही मेजर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, इसको अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे। देखिए, ये मेरे हाथ में एक स्केल है, लेकिन आप स्केल स्टील का ले सकते हो। यहाँ पर इस पोजीशन पर आप कैंडल को रख सकते हैं। कैंडल को रखने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो पार्ट है ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो आप देखेंगे ये स्केल यहाँ से गर्म होते 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 यहाँ तक गर्म हो जाएगा और फिंगर जो है जलना शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे फिंगर जल रही है। इसका मतलब है कि हीट का ट्रांसफर हुआ इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अब है कंडक्शन क्या होता है? It is a process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. अभी जो मैंने स्केल का एग्जाम्पल आपको बताया था, स्केल के साथ एग्जाम्पल, उसमें सेम चीज यही बताई थी जो यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से हीट को इजिली पास होने देते हैं, उन मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके एग्जाम्पल है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, ये अपने आप में से हीट को इजिली पास होने देते हैं। अगर आप कॉपर वायर या एल्यूमिनियम, आयरन, इनमें से किसी को भी गर्म करते हो तो हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है। इसके बाद है इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से हीट को इजिली पास नहीं होने देते हैं उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है प्लास्टिक, वुड। आपने देखा होगा कि जब घर पर आपकी मम्मी खाना बनाती है किचन में, तो जो फ्राई पैन होता है उसका जो एंड होता है और जिसको वो पकड़ती हैं वो प्लास्टिक का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो गरम गरम नहीं लगता हाथ में। इससे पता चलता है कि ये प्लास्टिक एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्शन। अब हम कन्वेक्शन के बारे में जानेंगे कि कन्वेक्शन होता क्या है। इसको हम इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। देखिए, इस कंटेनर में वाटर है, नीचे ये फ्लेम इस वाटर को गर्म कर रही है। अब आप देखोगे कि इस फ्लेम के पास जो वाटर है ये पहले गर्म होगा। अब ये वाटर गर्म होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो साइड में और जो ऊपर की तरफ ठंडा पानी था वो नीचे की तरफ आया। ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मतलब जब तक कि पूरा वाटर जो कंटेनर है उसका पूरा वाटर गर्म नहीं हो जाता, तब तक यही प्रोसेस होती रहेगी कि यहाँ का पानी गर्म होगा, ऊपर की तरफ जलाएगा, फिर जो ऊपर ठंडा पानी वो नीचे आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि वाटर को हीट किया, हॉट वाटर ऊपर की तरफ उठता है, राइज करता है। जो कोल्ड वाटर होता है वो साइड से हीट की तरफ चला जाता है, सोर्स ऑफ हीट की तरफ चला जाता है। फिर क्या होता है, तो हॉट वाटर फिर से राइज अप कर जाता है और जो कोल्ड वाटर था वो फिर से हीट की तरफ चला जाता है। ये सेम चीज़ लिखी है जो अभी आपको यहाँ पर समझाई मैंने। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कन्वेक्शन। देखिए, ये जो अभी हमने देखा ये एक सिंपल सा एग्जांपल था कि हमने कंटेनर में वाटर को लिया, उसको गर्म किया। ठीक है, लेकिन नेचर में भी कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। ये आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक डायग्राम ये है और दूसरा ये है। समुद्र है, समुद्र के पास की ये जमीन है जहां पर रेत वगैरह होती है। अब देखिए, दिन के टाइम में क्या होता है, सूरज निकला हुआ होता है, सूरज से जो एनर्जी है, जो गर्माहट है वो लैंड पर आई। अब लैंड की जो एयर है वो गर्म हुई और ऊपर की तरफ उठने लगी।
ऊपर की तरफ जब ये जाती है तो ये समुद्र के पास जाकर क्या होता है, ये समुद्र के पास चली गई, ये जो गर्म एयर है वो लैंड से समुद्र के पास चली गई और जो समुद्र की ठंडी एयर थी वो लैंड पर आ गई। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती पूरे दिन भर। इस प्रोसेस को बोलते कन्वेक्शन। ये प्रोसेस दिन के टाइम होती है। अब देखिए रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम तो सन नहीं होता है। होता क्या है कि दिन में कन्वेक्शन की वजह से जो सी वाटर था, समुद्र का पानी था, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, अब क्या है, इस वक्त रात के टाइम पर सी के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होती है, जबकि जो लैंड के ऊपर एयर है वो कैसी है, ठंडी है। अब क्या होगा कि सी के ऊपर की जो एयर थी वो चली जाएगी लैंड की तरफ और जो लैंड के ऊपर ठंडी एयर थी वो चली जाएगी सी की तरफ, और ये प्रोसेस चलती रहती है पूरी रात भर। तो ये जो प्रोसेस है ये कन्वेक्शन है और नेचर में ऐसा ही होता है। ठीक है, बैलेंस भी तो बनाना है हीट का, तो नेचर में कन्वेक्शन की प्रोसेस अपने आप ही होती रहती है। नेक्स्ट है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। क्या होता है, देखिए दिन के टाइम में क्या होता है, समुद्र के ऊपर ठंडी हवाएं होती हैं, वो ठंडी एयर समुद्र से कहाँ जाती है, लैंड की तरफ जाती है। तो जो समुद्र की एयर होती है उसे बोलते हैं सी ब्रीज। ऐसे ही रात के टाइम पर जो लैंड की ठंडी एयर होती है वो समुद्र के ऊपर जाती है, तो जो लैंड की एयर होती है उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है कि समर में आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। सॉफ्ट थिन लाइट कलर के पहनते हैं, कॉटन के पहनते हैं। ठीक है, अब कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, देखिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो इजीली स्वेट को अब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्लोथ्स के ऊपर हीट आती है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को ट्रैप नहीं करते, उससे क्या होता है, हमें गर्मी नहीं लगती है ज़्यादा। अब सर्दियों में हम कैसे कपड़े करते हैं, सर्दियों में हम पहनते हैं वूलन क्लोथ, डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वूलन होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स होती है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होती है, ये अपने आप में से हीट को इजली पास नहीं होने देती है। इस वजह से ही हमें सर्दियों में कम सर्दी लगती है वुलन के कपड़े पहनने के बाद। तो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करते तो क्या होगा, हीट ट्रैप्ड हो जाती वुलन क्लोथ्स के अंदर। ठीक है, जो एयर होती है ना, जो वूलन फाइबर्स होते हैं ना उनके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है। इसी वजह से हम विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं और हमें ये जो वूलन क्लोथ्स है सर्दी से बचाते हैं।